हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। रात का वक्त था। महक के गुस्से को देखते हुए नैना भी थोड़ी घबरा गई। फिर उसे शांत करवाते हुए बोली, भाई मुझे और कोई बात नहीं करनी है उनके बारे में, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा उनकी बदतमीजियों के बारे में सुनूंगी मुझे और ज़्यादा गुस्सा आएगा। महक ने नैना की बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर नैना आगे और कुछ नहीं कहा। जिसे देख महक के गहरी सांस भर कर नैना की तरफ देखते हुए, सॉरी नैना, मैंने तुमसे ऐसी बात की, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का नाम भी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर नैना अपना सिर हिलाते हुए, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया, जबकि मुझे सब कुछ पता था। जिसे सुनकर महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन सभी बात का जवाब मेरे पति देंगे। महक की बात को सुनकर नैना थोड़ी घबरा कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ डेविड को नहीं बताना, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेगा। अभी नैना महक से कह रही थी जब पीछे से डेविड आते हुए नैना से बोला, क्या बातें हो रही हैं यहाँ और क्या न बताने की बात हो रही है मेरे पीठ पीछे। डेविड की आवाज़ सुनकर नैना सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए, कुछ भी तो नहीं, तुम्हारा डिनर हो गया। डेविड नैना की बात सुनकर एक नज़र महक को देखने के बाद नैना को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर उसके कान में धीरे से बोला, हाँ मेरा डिनर हो गया, बाकी मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर नैना डेविड के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते बोले, हाँ मुझे बेहतर तरीके से पता है तुम किसी बारे में बात कर रहे हो, भले ही तुम्हें शर्म ना हो, लेकिन मुझे शर्म आती है। ये सुनकर डेविड नैना की तरफ अजीब नज़रों से देखने के बाद महक की तरफ देखते हुए बोला, आपको क्या हो गया मैडम, काफ़ी गुस्से में लग रही हो। डेविड के सवाल पर महक इसकी तरफ देखते हुए अपना सर नहीं में हिलाकर बोले, बिल्कुल नहीं, मैं भला क्यों गुस्से में रहूंगी, बल्कि मुझे आपसे ये पूछना चाहिए कि आपके बॉस कहाँ हैं। मृत्युंजय के जिक्र पर डेविड 2 मिनट सोचने के बाद कैटरिंग की तरफ इशारा करते हुए, मैंने बॉस को आइसक्रीम लेने जाते हुए देखा। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाकर उसी तरफ जाती है जिसे जाता हुआ देख डेविड नैना की तरफ देखकर बोला, मैंने क्या कोई गलती कर दी। डेविड के सवाल पर नैना अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोले, माय डियर लवली हस्बैंड, तुम्हें तो पता है ना तुमसे कभी कोई गलती होती नहीं है। नैना की बात सुन डेविड अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझसे कभी गलती नहीं होती। डेविड के मुस्कान को देख नैना सीरियस आवाज़ में बोली, मैंने महक भाभी को बता दिया कि चिराग भाई क्या कर रहे हैं। जिसे सुनकर डेविड के चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो गई और वो हैरानी से नैना को देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग घुटने में आ गया है क्या। डेविड की बात सुन नैना अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, मेरा दिमाग अपने जगह पर है। मैंने उन्हें सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि भाई अपनी पागलपन में प्रथा भाभी की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। जिसे सुनकर डेविड अपना सर नहीं में हिलाते हुए नैना से बोला, हम इस मामले में निपटाने वाले थे, लेकिन तुमने मैडम को बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नैना, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। डेविड की बात सुन नैना उसकी तरफ देखते बोले, तो तुम क्या चाहते हो डेविड, मैं सब कुछ जानते हुए भी खामोश बैठी रहूं और भाभी को सब कुछ सहने दूं? तो सॉरी, मुझे नहीं होगा ये सब। नैना की जीत को देखते हुए डेविड एक गहरी सांस भरकर बोला, अच्छा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपना मूड खराब मत करो। डेविड को बात बदलता हुआ देख नैना शक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम इतनी आसानी से मान गए क्यों? तुम क्या चाहती हो, हड़ताल करूं मैं कि मेरी वाइफ थोड़ी सी दिमाग से पैदल है? कहकर डेविड ने आंखें चढ़ाते, जिस पर नैना उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए, तुम दिमाग से पैदल, मेरे पास बहुत दिमाग है, बुढ़ी के बाल। इतना कहकर नैना डेविड को घूरते हुए पैर पटक कर आगे की तरफ चली जाती है। जिसे जाता हुआ देखकर डेविड मुंह बनाते हुए अपने सर को सहलाते हुए खुद से बोला, सही कहते हैं लोग, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, बीवियाँ कभी भी हाथ उठा देती हैं। इतना कहकर डेविड मुंह बनाते हुए दबे पांव छत की तरफ चला जाता है। इधर महक आइसक्रीम पार्लर की तरफ आती है, जहां पर मृत्युंजय एकांश को अपनी गोद में पकड़े भार्गवी से बात करते हुए आइसक्रीम खा रहा था। वहीं भार्गवी मृत्युंजय को पूरी मैरिज हॉल को दिखाते हुए कह रही थी, आपको पता है अंकल, एक दिन मैं ऐसी वेडिंग प्लानर बनूंगी और बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी मेरी। भार्गवी के बात सुनते मृत्युंजय मुस्कुराते बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम्हारे पापा इसी तरह हमेशा मोटिवेट करेंगे। जिसे सुनकर भार्गवी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, अंकल आगे भी अगर आपके घर में कोई भी शादी होगी ना, तो हमें इनवाइट ज़रूर करना, मैं आपको इसी तरह वीकली कूपन दूंगी। भार्गवी के ऑफर को सुनकर मृत्युंजय 2 मिनट सोचने के बाद, वैसे आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बड़ी हो जाने के बाद तुम मुझे भूल गई तो?
भार्गवी मृत्युंजय की बात पर चुप हो जाती है, जिसे देखकर मृत्युंजय बात बदलते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल गया, तुम तो मेरे बेटे के स्कूल में पढ़ती हो ना, तो हम तो मिलते ही रहेंगे। मृत्युंजय की बात पर भार्गवी अपना सिर हिलाते हुए, हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही अंकल। मृत्युंजय और भार्गवी अभी बातें कर रहे थे जब महक वहाँ अव्यक्त के साथ आ गई और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए। महक की आवाज़ सुन मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ क्या हुआ, तुमने अपना डिनर कर लिया? फिर अव्यक्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, और अभी ने? जिसे सुनकर महक उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, जी हाँ मैंने और अभी ने डिनर कर लिया। लेकिन आप ये बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले भार्गवी महक के सामने आकर बोली, अंकल मुझसे बातें कर रहे थे आंटी। जिसे सुनकर महक भार्गवी की तरफ देखते हुए बोली, ओह तो आप क्या बातें कर रही थी अपने अंकल से? ये सुन मृत्युंजय महक से बोला, भार्गवी को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारी परेशानी तुम्हारे चेहरे को देख सकता हूँ, कुछ हुआ है क्या? जिसके जवाब में महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मेरी छोड़िए, आप बताइए कि और कितने झूठ बोले हैं हम आपने मुझसे? जिस पर मृत्युंजय कंफ्यूज होता है, तुम किस झूठ की बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपको मैं मेरे भाई चिराग के बारे में बात कर रही आपके माँ मेरे भाई चिराग के बारे में बात कर रही हूँ। चिराग के जिक्र को सुनकर मृत्युंजय चुप हो जाता है, जिसे देखकर महक फिर से कहती है, अब आप मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे या फिर मेरे ही मुँह से सब कुछ सुनना चाहते हैं? महक की सीरियस आवाज़ को सुन मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा उसके सामने आकर बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। मृत्युंजय को बात टालता हुआ देखकर महक अपनी आंखें छोटी करते हुए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका नाम आपको वो सो कॉल्ड ब्रदर अपनी वाइफ के साथ जोड़ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को गाल पर हाथ रखते हुए बोला, महक यू ट्रस्ट मी ना, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। मृत्युंजय की बात पर महक उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए, बहुत यकीन है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है आपको अपने काम के अलावा किसी और से मतलब नहीं। ये कैसी बात हुई? मुझे मतलब है, तुमसे बहुत मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है, मुझसे जुड़े लोगों से मतलब है, इसलिए मुझे तुम सेल्फिश नहीं कह सकते। मृत्युंजय ने महक की बात पर कहा, जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोले, आपसे जुड़े लोगों से आपको मतलब है तो मुझे प्रथा यहाँ चाहिए। महक की डिमांड पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता, लेकिन मैं उसे चिराग की चुंगल से छुड़ा सकता हूँ। कब? महक ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय बादल की तरफ दिखाते हुए बोला, ऑलरेडी रात हो चुकी है, अगर इस टाइम पर गया तो वो सन की पता नहीं क्या कहेगा। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि आप कल डेविड के साथ जाओगे और प्रथा को लेकर आओगे। मृत्युंजय महक के बात पर अपना सर हिला देता है और महक भार्गवी की तरफ देखते हुए कहती है, आपने डिनर किया? महक के सवाल पर भार्गवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, यस आंटी मैंने कर लिया और गुड नाइट। इतना कहकर भार्गवी उन्हें बाय करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है, जिधर उसके फादर को क्वार्टर मिला हुआ था। जाते हुए भार्गवी को एक नज़र देखने के बाद महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आपको कमरे में नहीं जाना? महक के बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे जाना है, लेकिन ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये कहते हुए मृत्युंजय अपनी गोद में लेटे एकांश की तरफ इशारा कर देता है, जो कि उसे ही लगातार देखे जा रहा था। जिसे देखकर महक मुस्कुराते हुए मृत्युंजय से बोले, आपका बेटा आपकी तरह है। ये सुनकर मृत्युंजय मुंह बना लेता है और महक के साथ मैरिज हॉल के अंदर चला आता है। लगभग सब लोगों ने अपना डिनर कर लिया था और अपने अपने कमरे की तरफ चले गए थे। इधर वैशाली समृति को सुला रही थी और अमृत उन दोनों को सो जाने का वेट कर रहा था। अमृत को इस तरीके से लैपटॉप में घुसा हुआ देखकर वैशाली उसे देखते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? सोना नहीं है? तुमको कल शादी है, भूल गए? वैशाली की बात सुन अमृत सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है कि कल शादी है, मैं तो बस एक केस रीड कर रहा था। जिसे सुनकर वैशाली अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, हमको लगता है कि तुमको सो जाना चाहिए, देखो तुम्हारी आंख के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं। अमृत वैशाली की बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले उनके फ़ोन में नोटिफिकेशन टोन बजे। उसने एक नज़र वैशाली की तरफ देखते हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा, जिसमें एक गाना लिखा हुआ था, चले आओ पास मेरे थोड़ा और छत पर हूँ। जिसे पढ़ने के बाद अमृत टाइप करते हुए गाने के साथ बोला, आजा रात
आज रात होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तो चल मैं आया। अमृत के गाने को सुनकर वैशाली थोड़ी कंफ्यूज होते, तुम इस वक्त गाना क्यों गा रहे हैं? वैशाली के सवाल पर अमृत अपना सर नहीं में हिलाकर, वो मैं एक शॉर्ट सॉन्ग वाले ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसमें अक्सर सब लोग गेम खेलते हैं, बस इसलिए मैं उसे रिप्लाई कर रहा था। जिस पर वैशाली से बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए, चुपचाप सो जाओ और फ़ोन बंद करो। अमृत वैशाली की बात पर अपना सिर हिला देता है और चुपचाप लैपटॉप बंद करके लेट जाता है। वैशाली से अमृत को सुला चुकी थी, जो कि उसके सीने लगाकर सोई हुई थी। वैशाली से अमृत को गले लगा उसके पेट को धीरे धीरे थपथपाते हुए खुद भी नींद की आगोश में चली जाती है। अमृत वैशाली का बिल्कुल शांत हो जाने के बाद उसके नाक के आगे अपनी उंगली रखते हुए चेक करता है कि उसकी सांसें धीमी है कि तेज हो गई है, जिसे चेक करने के बाद अमृत चेक करते हुए बिस्तर से आराम से उतर दबे पाँव कमरे से बाहर चला जाता है। इधर शोभित के कमरे में अदिति आकर अपने कमर पर हाथ रख खड़ी उसे देखे जा रही थी, जहां शोभित जो शेरवानी उसे कल सुबह पहनी थी उसे पहन कर खड़ा हुआ था। अदिति शोभित को पूरी तरीके से देखने के बाद उसके चारों तरफ घूमते, ये बात तो सच है कि आप काफ़ी हॉट हो, बिल्कुल मॉडल की तरह। जिसे सुनकर शोभित उसकी तरफ तिरछी आंखों से देखते हुए बोला, अदिति तुम्हारी जिद के चलते मुझे ये पहनना पड़ा, बट मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है, बहुत टाइट है और बहुत गर्मी लग रही है। शोभित की शिकायत को सुनकर अदिति एसी का रिमोट उठाकर टेम्परेचर बढ़ाते हुए, कोई बात नहीं, मैं अभी एसी का टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। यह सुनकर शोभित जो कि शेरवानी को खोल रहा था उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब क्या पूरी रात मैं इसे पहनकर घूमूंगा? अदिति शोभित की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, किसने कहा कि आपको इस रात भर पहनना है? बल्कि मैं तो कहना चाहती हूँ कि आप कोई दूसरी शेरवानी ले लो, क्योंकि ये आप पर सूट नहीं कर रहा है। अदिति के बात पर शोभित उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, ये कपल कम्युनिकेशन वाली शेरवानी है अदिति, तुम्हारे लहंगे से मैच करती है और सडनली तुम कह रही हो कि सूट नहीं कर रहा। जिस पर अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे बता दीजिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। तो अब आप जानो, और शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं। तो लड़की और लड़के दोनों को सुंदर दिखना चाहिए। अदिति के फैक्ट को सुनकर शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन बाद में तुम ये मत कहना कि हम दोनों कपल नहीं लग रहे थे, क्योंकि सब लोग ऐसे ही डिज़ाइन की शेरवानी पहनने वाले हैं। अदिति शोभित की बात पर अपने कमर पर हाथ रखते बोले, तो आप इसी शेरवानी को पहनना चाहते हो? शोभित अदिति के सवाल पर अपनी आंखें रोल करते हुए वार्डरोब से एक बैग निकालकर बिस्तर पर रख देता है और उसका चेन खोलने लगता है, जिस पर अदिति उसके बगल में खड़ी होते हुए बैग को देखते हुए कहती, इसमें खजाना है क्या? शोभित अदिति के सवाल पर अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बैग खोल अंदर इशारा करते हुए बोला, देख लो, इसमें 2 और शेरवानी है, तुम्हें कौन अच्छी लग रही है? जिसे सुनकर अदिति उसमें रखे एक डार्क रेड कलर की शेरवानी, जिसमें सोने के लैट्स जो कि दिखने में सोने कलर के धागे की तरह दिख रहे थे, उसमें किए गए कारीगरी वाली शेरवानी को उठा लेती और उसे देखते हुए कहती, ये बहुत खूबसूरत और मेरे लहंगे से मैच भी करेगी। जिसे सुनकर शोभित एक नज़र उस शेरवानी को देखने के बाद बोला, ये शेरवानी डैड की है, जब मॉम की और उनकी शादी हुई थी तब डैड ने इसे पहना था। शोभित की बात पर अदिति मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोले, मॉम तो लहू हो गई होगी ना डैड के ऊपर। जिसे सुनकर शोभित अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए अदिति से बोला, ठीक है, तो कल तुम भी हो जाना मुझ पर लहू। अदिति शोभित की बात सुन एक नज़र टाइम की तरफ देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोली, रात काफ़ी हो चुकी है, मेरे आँखों के नीचे मुझे डार्क सर्कल नहीं चाहिए, और फाइनल हो चुका है कि आप कल डैड के मैरिज वाली शेरवानी पहनेंगे, तो गुड नाइट। इतना कहकर अदिति उस शेरवानी को बैग में अच्छे से रखने के बाद शोभित को गले लगा लेती है और उसके गाल पर किस करने के बाद बाय कहते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। शोभित जाती हुई अदिति को देखने के बाद अपना सर निराशा से हिला देता है और फिर से बैग को उसके जगह पर रख कर एक नज़र टाइम की तरफ देखने के बाद कमरे से निकाल छत की तरफ चला जाता है। इधर चिराग के पेंट हाउस में रात काफ़ी हो गई थी जब चिराग अपने कमरे से निकल नीचे वाले बेडरूम की दूसरी चाबी लाकर दरवाज़ा खोलता और सामने देखता है जहां पर प्रथा सो रही थी। जिसे देखते हुए चिराग उसके पास आकर उसे घूरने लगता है, फिर बिस्तर पर बैठकर प्रथा के चेहरे को छूना शुरू कर देता है। प्रथा नींद में चिराग के हाथ को पकड़ अपने गाल के नीचे दबा देती है और उसके हाथ को गले लगा लेती है।
चिराग प्रथा के हाथ को पकड़ने पर उसे देखने लगता है। जब उसकी आंखों के सामने वो सारे पल आने लगते हैं जो प्रथा ने उसके लिए किया था, उसका बर्थडे मनाना, उससे झगड़ा करना, लॉस एंजलिस में उसका वेट करना, जिन सभी चीज़ों को याद करते हुए चिराग का चेहरा गिल्ट से भर जाता है और वह झुककर प्रथा के माथे को पर चूम लेता है और उसे गले लगाकर उसके बगल में ही सो जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।